और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कल शाम 7:15 मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है और जानकारी ये कि 52 से 55 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इनमें 19 से 22 कैबिनेट और 33 से 35 राज्य मंत्री होंगे। तो एक 2019 को रिपीट करते हुए दिखाई देंगे। पहला शपथ ग्रहण जो हुआ था तो उसमें 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी। खबर लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे। नीरज, 52 से 55 मंत्री और इसमें कैबिनेट 19 से 22 की खबर, इसमें पुट किसका कितना रहेगा, क्या यह भी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल संदीप, मैं आपको बता दूं कि कल जो शपथ ग्रहण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 52 से 55 के आसपास मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें माना जा रहा है कि करीब 19 से 22 के बीच में कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और 33 से 35 के आसपास राज्य मंत्री हो सकते हैं। टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलडी, जनसेना, जेडीएस और अपना दल, ये वो दल हैं जो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको कैबिनेट में जगह दी जा रही है। और ये भी जानकारी आ रही है कि इसमें ये मोदी कैबिनेट में बहुत विशेष संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्षेत्रीय संतुलन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी इलाकों को साधने की कोशिश भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो कहा जा रहा था कि शायद एक पीडीपी कई मंत्रालय मांग रही है, कई मंत्री 4 मंत्री मांग रहे हैं, 4 मंत्रालय, इन सब पे विराम लगा है। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार टीडीपी और जेडीयू दोनों की बहुत अच्छे ढंग से वार्तालाप हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि टीडीपी को करीब 3 मंत्री केंद्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, जिसमें एक कैबिनेट 2 राज्य मंत्री उनको मिल सकता है। इसी तरह जेडीयू को भी 2 मंत्री का कोटा मिल सकता है, जिसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा शिवसेना, एलजेपी, आरएलडी और एनसीपी, इन सभी दलों के एक मंत्री केंद्र सरकार में शपथ ले सकते हैं। तो ये एक अब तक की सबसे बड़ी खबर है संदीप। और ये कल बाकी चीजें तो कल सुबह साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार यही 19 से 22 आप बता रहे हैं नीरज, कैबिनेट मंत्री के तौर पर सांसद शपथ लेंगे। तो कैबिनेट में घटकों की कितनी हिस्सेदारी और बीजेपी की कितनी भागीदारी होगी, क्या ये जानकारी मिल पाई? बिल्कुल संदीप, जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसमें 3 कैबिनेट मंत्री घटक दलों से होंगे, जिसमें से एक टीडीपी का, एक जेडीयू का और एक खुद एलजेपी के नेता चिराग पासवान, इनका नाम सामने आ रहा है। ये 3 लोग कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बाकी जो नेता शपथ लेंगे वो राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, चाहे किसी भी दल का हो। जी, तो इसमें मतलब अगर प्रफुल्ल पटेल के आने की जो खबरें आ रही हैं कि एनसीपी के खेमे से वो होंगे, वो तो कैबिनेट मंत्री थे, तो मतलब कैबिनेट मंत्रालय एनसीपी को नहीं मिलेगा और जो घटक भी हैं 2-2, 1-1 सांसद वाले, उनको कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा। क्या इसे हम एक बड़ी खबर माने? संदीप, ये नहीं कह सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एनसीपी को भी एक कैबिनेट मिल सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उनको कैबिनेट दिया जाएगा या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रफुल्ल पटेल बड़े स्टेचर वाले नेता हैं, पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो हो सकता है कि उनको कैबिनेट दिया जा सकता है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि एनसीपी को कैबिनेट देना है या नहीं। यहाँ पर अभी राकेश भाई भी बैठे हुए हैं। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश का एक बड़ा दिलचस्प जिक्र किया है नीरज, कि मध्य प्रदेश का वो हाल हो गया कि वो जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ सुनती नहीं है और सुनवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश की सबसे बढ़िया रिजल्ट हमेशा बीजेपी को देते आए, पर वहाँ पर मंत्रालय देने की बारी आती है तो थोड़ी कंजूसी हो जाती है। ज्योतिरादित्य बन जाते हैं कैबिनेट, बाकी वहां 5-5, 6-6, 7-7 बार के सांसद भी कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाते। 2 चीजें हैं संदीप। इस बार शायद मध्य प्रदेश को में, जैसा राकेश जी कह रहे हैं, राकेश जी की शायद ये जो शिकायत है वो दूर हो जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बड़े नेता हैं और मेरी जानकारी है शिवराज सिंह चौहान भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, शिवराज सिंह चौहान जब कैबिनेट में शामिल होंगे तो कोई ना कोई बड़ा और हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री उनको मिलेगी, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है। और दूसरा ये कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप में भी वो आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया
निश्चित रूप में मूलतः भाजपाई नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनकी जो फैमिली है वो चाहे उनकी दादी को ले लीजिए या उनके परिवार की अन्य सदस्यों में, वो उनका संघ और भाजपा से पुराना नाता रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अब मान के चलिए कि वो भले कांग्रेस से आए हैं लेकिन वो अब भाजपाई ही हो चुके हैं। और पिछली बार देखें तो उड्डयन मंत्रालय उनको जो दिया गया वो कोई छोटा मंत्रालय नहीं है। 2-3 बड़े नाम आ रहे हैं जिसमें गणेश सिंह, BD शर्मा और जनार्दन मिश्रा, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं कि ये 3 नाम और हैं जो MP से शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये एक केवल चर्चा है कि मध्य प्रदेश से शायद इन्हें शामिल किया जा सकता है। तो हो सकता है कि राकेश शुक्ला जी की जो शिकायत है, इस बार मोदी जी अगर ये बात खबर सुन रहे होंगे तो शायद वो इस शिकायत को दूर करें इस बार। और इसमें एक और जो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया, जितिन प्रसाद की भी आप खबर दे रहे हैं कि वो भी मंत्री बन सकते हैं। एक बीजेपी में अंदर खाने, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इस बात का मलाल भी है और नाराजगी और मैं कहूँ गुस्सा भी है कि जो बाहर से आता है उसको तुरंत बढ़िया मंत्रालय दे दिए जाते हैं। ज्योतिरादित्य भी उसमें है और जितिन प्रसाद भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये एक दिक्कत का सबब भी बीजेपी के सामने है कि ये सवाल भी मुंह बाय खड़ा है क्या? ये कई बार जरूरत भी होती है संदीप। जितिन प्रसाद निश्चित रूप में बाहर से जरूर आए, लेकिन उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर आप देखें तो पीलीभीत, बरेली, धरौरा, सीतापुर, इस पूरे इलाके में ब्राह्मणों में अच्छी खासी साख है। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण परिवार रहा है। अगर वो अपना दल छोड़कर दूसरे दल में आए हैं तो निश्चित रूप में यहाँ कुछ न कुछ करने ही आए हैं। और जैसा कि उनको चुनाव लड़ाया गया, MLC बनाया गया, उसके बाद जो है फिर आप देखें तो राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया। तो अब वो पीलीभीत से चुनाव जीत कर आए हैं और ऐसे में जब देखिए अजय मिश्र टेनी जो पश्चिम से खीरी से सांसद थे वो हार गए चुनाव, तो एक ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। जितिन प्रसाद बड़े ब्राह्मण नेता माने जाते हैं, ब्राह्मणों में उनका बहुत अच्छा होल्ड है और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होगा कि पश्चिम और पूर्व इस पूरे समीकरण को साधने की उनकी जरूरत भी होगी। तो ऐसे में जितिन प्रसाद की लॉटरी लग सकती है, मैं ये कह सकता हूं। और यही चर्चा, देखिए मैं फिर अभी कह रहा हूं कि संदीप ये अंतिम सत्य नहीं है, ये एक चर्चा है। पार्टी के अंदर से जो चीजें सामने आ रही हैं उसकी चर्चा है कि ये चेहरे सामने आ सकते हैं, ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कल खुद सेंट्रल हॉल से बोला है कि मीडिया की खबरों पर मत जाइए, किसी पर विश्वास मत कीजिए, हम लोग अंतिम समय तक चीजें चलती हैं। कल अंतिम सत्य वही होगा जो कल सुबह चाय पे पहुंचेगा प्रधानमंत्री आवास में, वही अंतिम सत्य होगा। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा। एक दिलचस्प खबर भी जो फ्लैश हो रही है, जो आपने जानकारी दी है, हरियाणा से राव इंद्रजीत, मनोहर लाल खट्टर और किशनपाल गुर्जर 5 सांसद हैं कुल जमा और 3-3 मंत्रालय हरियाणा को दे दिए जाएंगे क्या? हरियाणा ने तो बीजेपी को दरअसल निराश किया है। देखिए निराश जरूर किया है, लेकिन हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये बातें बहुत अच्छे से है। और हरियाणा में जिस तरह की राजनीति अभी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है उससे साफ है कि हरियाणा का स्टेक वो बढ़ाएगी। यही हाल महाराष्ट्र के साथ भी। हरियाणा पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है, उनको सरकार अपनी वापस लानी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कद वाले नेताओं को सामने लगा। राव इंद्रजीत एक ऐसे नेता हैं जिनकी यादव बेल्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, खासकर गुड़गांव और महेंद्रगढ़ इस इलाके में अच्छी पकड़ है। ऐसे में राव इंद्रजीत फिर से मंत्री के रूप में रिपीट हो सकते हैं। एक 20 सेकंड में एक और जवाब। स्पीकर की पहेली सुलझी है क्या? बीजेपी अपने पास ही रखेगी या अभी घटक दबाव बनाए बैठे? देखिए दबाव जैसी स्थिति तो मुझे नहीं नजर आ रही और मुझे अभी तक जानकारी भी ऐसी नहीं आई है कि किसी दल ने भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी पर कोई दबाव बनाया हो, क्योंकि जितनी भी ये खबरें इस तरह की आ रही हैं उनका सभी दलों ने खंडन किया, चाहे वो बीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरएलडी, सब ने खंडन किया कि हमने कोई दबाव नहीं बनाया। स्पीकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि स्पीकर का पद वो किसी दूसरे दल में पर ये खींचतान का विषय बनेगा या नहीं? कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ एक वानगी दिख रही है। 52 से 55 सांसद बतौर मंत्री कल शपथ ले सकते हैं, उसमें 19 से 22 कैबिनेट के होने वाले हैं।